हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आप लोग को याद होगा कुछ महीने पहले मैं दुबई गया था, जिसका वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड भी किया है। और अभी हाल ही में मैं उस ट्रिप्स के इमेजेस और वीडियोस को देख रहा था, तब उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये कल परसों की बात है। मगर उस ट्रिप में जाने से एक दिन पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि दिन खत्म ही नहीं हो रहा है। इतना एक्साइटेड था मैं, वक्त आगे ही नहीं बढ़ रहा था और ट्रिप का हफ्ता कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ कुछ समझ में ही नहीं आया, लाइक लिटरली। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी अपने लाइफ में से कुछ इंस्टेंसेस को जरूर पॉइंट आउट कर सकते हैं जहां पर टाइम आपके लिए बहुत ही फास्ट गुजर गया या कहीं पर टाइम आपके लिए एकदम स्लो, आगे बढ़ ही नहीं रहा, एकदम धीमा सा हो गया। लेकिन ऐसा क्यों होता है? टाइम तो सेम स्पीड से ही चल रहा है क्योंकि हमारा मोशन भी सेम है, तो फिर हमें डिफरेंस इन स्पीड ऑफ टाइम आखिर क्यों फील होता है? वेल, इसे समझने के लिए मैंने बहुत सारे रिसर्चेस किए और हर बार मेरे सामने बस एक ही वर्ड आ रहा था, टाइम टाइम टाइम। नाउ एज वी ऑल नो, ह्यूमन टू ह्यूमन टाइम का डेफिनेशन चेंज होते रहता है। आम इंसानों के लिए टाइम का डेफिनेशन कुछ और है, फिजिसिस्ट के लिए कुछ और है, और यहां तक कि फिलॉसफी की दुनिया में टाइम का कुछ अलग ही अर्थ निकलता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, इतने डेफिनेशंस में से कौन सा डेफिनेशन सच है और पूरी यूनिवर्स के लिए लागू होता है? नहीं पता, राइट? वेल, आप गूगल पे जितना चाहो रिसर्च कर लो, आपको हर जगह पे सिर्फ गोल गोल आंसर्स ही मिलने वाले हैं। कोई भी आपको टाइम का एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता पा रहा। और इसीलिए मैंने भी इसे गूगल किया, व्हाट इज टाइम, और मेरे सामने ये आया, व्हिच इज ट्रू बाय द वे, बट नॉट कांस्टेंट एंड नेवर विल बी, क्योंकि ये इंडिया का टाइम है, दुनिया के बाकी कोनों में कुछ और टाइम चल रहा है। ये वीडियो किसी और टाइम पर अपलोड होगा और आप इसे किसी और टाइम पर देखोगे, दैट मीन्स कि टाइम कांस्टेंट नहीं है। पर ये तो कोई हमारे सवाल का जवाब नहीं है, राइट? Obviously. So exactly what is time? So न्यूटन के अकॉर्डिंग टाइम इज जस्ट अ साइकिल ऑफ चेंज विद इन द वर्ल्ड। आइंस्टाइन के हिसाब से द रेट एट विच टाइम पैसेस डिपेंड्स ऑन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये दोनों डेफिनेशंस काइंड ऑफ इंसिनुएट कर रहे हैं कि टाइम यूनिवर्स का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये एग्जिस्टेंस और इवेंट्स का एक कंटिन्यूअस इरिवर्सिबल सीक्वेंस है जो पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर ट्रैवल करते रहता है। लेकिन इस टाइम के डेफिनेशन को पढ़ते पढ़ते मेरे सामने ये रियलिटी प्रकट हुई कि फिजिक्स इज इन बिग क्राइसिस। एक्चुअली बहुत सारे फिजिसिस्ट के अनुसार, स्पेशली जो आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के बहुत बड़े फैंस हैं, टाइम शायद यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। टाइम इज जस्ट एन इल्यूजन। यानी इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि अब तक जो हम पढ़ते आए थे कि बिग बैंग ने यूनिवर्स के साथ टाइम को भी जन्म दिया, वो शायद झूठ है। पर इट इज अ बिग बोल्ड स्टेटमेंट। सो आखिर कैसे? वेल, इसे समझने के लिए थोड़ा हमें बेसिक से स्टार्ट करना होगा। तो जैसे हम सब जानते हैं, पिछले कई सेंचुरी से हमने यूनिवर्स को दो थियरी की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। क्वांटम मैकेनिक्स टाइनी पार्टिकल्स और पार्टिकल इंटरैक्शन को डिस्क्राइब करता है, और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन की थियरी है, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स को और ग्रेविटी को। और देखा जाए तो दोनों भी थियरीज अपनी अपनी दुनिया में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। बट व्हेन इट कम्स टू टाइम, यू वोंट बिलीव, दोनों थियरीज के बीच अलग ही कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। एंड माइंड यू, ये दोनों थियरीज एक्सट्रीमली प्रोमिनेंट है और इस पर पूरा का पूरा विज्ञान बेस्ड है। यानी हमने बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इन दोनों थियरीज के बेसिस पर बनी है। तो दोनों थियरीज अपनी जगह पे बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन टाइम के मामले में दोनों अलग है। क्वांटम मैकेनिक्स थियरी के अनुसार टाइम इज इक्वल टू एब्सोल्यूट, और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम इज रिलेटिव। अब टाइम जैसे फंडामेंटल चीज के ये दो अलग अलग डेफिनेशन ने फिजिसिस्ट के दिमाग में कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि टाइम फिजिकल सेंस में एक्चुअली में है क्या? टाइम सच में रियल है या ये कोई इल्यूजन है? अगर ये रियल है तो क्यों टाइम सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, जबकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो कोई भी फिजिकल लॉ का बेस मल्टीपल डायरेक्शन में होता है। एग्जांपल के लिए न्यूटन्स लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अप एंड डाउन, एटम्स के चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। अब टाइम एक ऐसी चीज है जिसे हर इंसान को डीपली समझना ही चाहिए। टाइम को सबसे कीमती चीज कहा गया है, लेकिन इसकी ट्रू वैल्यू उसे ही समझ आती है जो टाइम क्या है उसे पहले समझ ले। मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, लेकिन सारे बुक्स बहुत ही टेक्निकली इसे समझाते हैं, सुपर टेक्निकल फ्रेमवर्क्स और फॉर्मूले वगैरह द्वारा। लेकिन टाइम इन 60 मिनट्स ये बुक अभी तक हैंड्स डाउन मुझे सबसे बेस्ट लगी। इतने इजी तरीके से ये समझाती है कि एक बच्चा भी समझ सकता है। टाइम जैसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज जिसे कई सारे साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं, इमेजिन बस एक छोटी सी 60 पेजेस की बुक पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको दिलवा सकती है।
टाइम को एकदम फंडामेंटल लेवल पर समझते हो, वो भी डायग्राम्स और फ्रेमवर्क्स के साथ। इस बुक के ऑथर का यह दावा है कि आपके दिमाग की लैटरल थिंकिंग को खोल देगी, यानी कि इमेजिनेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी और आपका टाइम को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल जाएगा। और इससे आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, जिस तरीके से आप टाइम को परसीव करते हो वो सब कुछ बदल जाएगा। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम टाइम को समझा था, और ये मेरे एक्सट्रीमली क्यूरियस सब्सक्राइबर्स के लिए एक इंटेलेक्चुअल ट्रीट होगा। इसके राइटर सर्जियो जेनोव से मैं पर्सनली इतना इंप्रेस हुआ कि मैंने रीच आउट किया इनसे इनके आइडिया पर बात करने के लिए, और इनसे ज्यादा पैशनेट इंसान टाइम को समझने और समझाने में मुझे आज तक नहीं मिला। ये बुक जो निकला है वो ट्रूली अ वर्क ऑफ पैशन है एंड लव फॉर टीचिंग। मैं बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं। फ्री की नहीं है बुक, क्योंकि टाइम से कीमती चीज इस दुनिया में नहीं है, और टाइम को समझाने वाली चीज चने के दाम पे मिल रही है। सो आई विल हाईली स्ट्रेस, डू चेक आउट दिस बुक एंड रीड इट कंप्लीटली। अब जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि ये कोई रिसेंट में शुरू हुआ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि 1935 से इस पर चर्चा शुरू है, और इसीलिए 1930s में इन दोनों थियरीज को रिप्लेस करने के लिए साइंटिस्ट ने एक नए थियरी पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने प्रोड्यूस किया क्वांटम थियरी ऑफ ग्रेविटी, यानी क्वांटम ग्रेविटी। सो क्वांटम ग्रेविटी थियरी बेसिकली बनी थी ग्रेविटी को क्वांटम मैकेनिक्स में इंटीग्रेट करने के लिए। सो देखो, थियरी काफी सिंपल है। ग्रेविटी पहला ऐसा फंडामेंटल फोर्स है जिसे हमने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन आज भी अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। यहां तक कि द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में भी इसकी कोई बात नहीं की गई है, क्योंकि ग्रेविटी इनक्रेडिबली रिडिक्युलसली वीक फोर्स है। सपोज अगर वीक फोर्स की वैल्यू 1 है और स्ट्रॉन्ग फोर्स की वैल्यू 10 लाख है, तो ग्रेविटी इज अबाउट 100,000 ट्रिलियन टाइम्स वीकर देन स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब अगर इसे हम देखें तो ये तो प्रोटॉन को पूरे यूनिवर्स के साथ कंपेयर करने की बात हुई, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, दैट्स ट्रू। और इसीलिए फिजिसिस्ट इसके इन्फ्लुएंस को सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स पर ही देख सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू टाइनी पार्टिकल्स, ग्रेविटी के इफेक्ट्स दिखाई ही नहीं देते। रीजन, ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मास ही नेग्लिजिबल होते हैं, उसी वजह से अगर उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई भी हो रहा है तो उसे कैलकुलेट करना हमारी कैपेसिटी के ही बाहर है। और इसीलिए इन पार्टिकल्स पर हो रहे ग्रेविटी के इफेक्ट्स को फाइंड करने के लिए साइंटिस्टों ने पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली इन सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद उन्होंने यही कंक्लूड किया है कि इन पार्टिकल्स के छोटे नेचर की वजह से उनकी ग्रेविटी का पता लगाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन रिसेंटली उन्होंने एक नए मेथड को इन्वेंट किया है टू स्टडी लूप क्वांटम ग्रेविटी। साइंटिस्टों के अनुसार जब कोई भी ब्लैक होल इवेपोरेट होता है तब वो रेडिएशंस को एमिट करता है। अगर उन रेडिएशंस को हमने डिटेक्ट किया तो हम पता लगा सकते हैं लूप क्वांटम ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। हालांकि आज तक किसी ने भी इस एक्सपेरिमेंट को किया नहीं है, क्योंकि पार्टिकल का साइज काफी छोटा होता है और उन पे वर्क करना नामुमकिन है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द थियरी दे मेड, जब वो इस केस पर स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने मैथमेटिकली कुछ अलग ही नोटिस किया। लूप क्वांटम ग्रेविटी टाइम के बारे में बताने के बजाय उसको एंटायरली एलिमिनेट कर रही थी। हेंस येट टाइम क्या है इज नॉट क्लियर। ऐसे ही जब मैं अलग अलग थियरीज को पढ़ रहा था तब मैंने नोटिस किया एक आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। आई नो ये बेसिक है, सबको मालूम है, लेकिन असली ट्विस्ट तो आगे है। क्वांटम मैकेनिक्स प्रूफ करता है कि टाइम फ्लोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट हाउ Is this even possible? Let's take one simple example. इस वीडियो को देखो, क्या लगता है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स में? नहीं समझ में आ रहा है? मैक्रोस्कोपिक लेवल पर यह समझेगा भी नहीं, लेकिन अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो एयर फ्रिक्शन की वजह से उस योयो की एनर्जी रिलीज हो रही है और वो अपना ओरिजिनल पोजीशन लूज कर रहा है, जस्ट लाइक अ बाउंसिंग बॉल। जिसमें कैसे बॉल 2-3 बार बाउंस होके अपना ओरिजिनल पोजीशन लूज कर देता है, वैसे ही इसमें भी होता है। बस हमें इसमें ये डिफरेंस इसीलिए नहीं दिख रहा क्योंकि प्लेयर एक्सटर्नली इस पर एनर्जी अप्लाई कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी फील कि टाइम सिमेट्रिक है। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार टाइम सिमेट्री इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, entropy of an isolated system will never decrease over time. It will always increase. और entropy क्या होती है ये तो आप लोग को पता ही होगा, हम देख चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। Entropy is equal to measure of disorder. In more precise terms, entropy is related to the amount of information necessary to describe a system. मतलब एंट्रोपी जितनी ज्यादा होगी उतना सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा होगा। सी लेट मी एक्सप्लेन।
इमेजिन आपके पास एक कंचा यानी मार्बल है और एक सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसका डायमीटर उस कंचे जितना ही बड़ा है। अब अगर इस कंटेनर में कंचे को डाले तो कंचे की किसी एक स्पेसिफिक जगह पर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? ऑब्वियसली 100%, राइट? बिकॉज उसके पास कहीं और होने के ऑप्शंस ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक लो एंट्रोपी सिस्टम है। अब चलो सिलेंडर के डायमीटर को बढ़ाते हैं। अब हमारे कंचे के पास एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रहने के ऑप्शंस बढ़ गए हैं और उसके एक स्पेसिफिक जगह पर होने की प्रोबेबिलिटी भी, जो कि सभी ऑप्शंस में बराबर बढ़ चुकी है। अब जैसे जैसे हम सिलेंडर का डायमीटर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कंचे के पोजीशन के ऑप्शंस भी बढ़ते जाएंगे और प्रोबेबिलिटीज भी उन पोजीशंस में डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होती जा रही है। ये तो हुआ एक क्लासिकल एग्जांपल, लेकिन अगर हम इस सिस्टम को क्वांटम मैकेनिक्स की नजरों से देखेंगे तो हमें इतना तो पता है कि क्यूएम में हम यूज करते हैं वेव फंक्शन, जो हमें एक पार्टिकल की एक स्पेसिफिक पोजीशन में होने की प्रोबेबिलिटी देता है। यानी अगर मैं हमारे सिलेंडर के एग्जांपल को देखूं तो हम ये कह सकते हैं कि जितना बड़ा सिलेंडर उतना ही बड़ा वेव फंक्शन, राइट? अब यहां पर आती है एक इंटरेस्टिंग चीज। अगर हम इस सिलेंडर को यूनिवर्स जितना बड़ा कर दें तो पार्टिकल का वेव फंक्शन भी यूनिवर्स जितना ही बड़ा हो जाएगा, राइट? और अगर इंक्रीजिंग एंट्रोपी ही टाइम के फ्लो को डिफाइन करती है तो जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है वैसे वैसे ये वेव फंक्शन भी एक्सपैंड होते जाएगा अंटिल इवेंचुअली ये वेव फंक्शन इतना बड़ा हो जाएगा कि इट विल बिकम कंप्लीटली फ्लैट। जहां पर कहने का मतलब यह होगा कि एक पार्टिकल की एक पोजीशन में होने की प्रोबेबिलिटी इतनी कम हो चुकी होगी कि वर्चुअली द पार्टिकल डजंट इवन एग्जिस्ट, which means even time won't exist anymore. And this is what is considered time in the field of quantum mechanics. और ये मेरे हिसाब से टाइम का अब तक का सबसे accurate definition है। Basically, increase in the number of options is nothing but time. And I know ये समझना थोड़ा सा माइंड बेंडिंग होगा, इसके बारे में मैंने लाइव स्ट्रीम्स में काफ़ी बार बताया है, बट यहाँ पर होपफुली इस डायग्राम के जरिए आपको बेहतर समझ में आया होगा। और अभी तक हमारी टीम ने जितने भी डेफिनेशंस देखे टाइम के, हमें भी पर्सनली ये सबसे एक्यूरेट डेफिनेशन लगा। और यही डेफिनेशन को एग्जैक्टली ये जो बुक जो मैंने आपको रेकमेंड किया है, इसमें एक बहुत ही एक्सट्रीमली ईजी एंड नॉन टेक्निकल मैनर में समझाया गया। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये बुक डाउनलोड करो, इसे परचेस करो और इसे अच्छे से गो थ्रू करो, क्योंकि आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग काफी स्ट्रांग हो जाएगी। और टाइम तो एक ऐसा फंक्शन है जो हर किसी को जिसके बारे में लाइफ में जानना ही चाहिए, क्योंकि टाइम की सही अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपके क्यूरियोसिटी के थर्स्ट को ही क्वेंच नहीं करेगा, बल्कि आपको लाइफ में भी काफी आगे लेके जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, अगर उस बुक को आप परचेस करना चाहते हो। और फ्रेंड्स, आप मुझे बताना आपका टाइम को देखने का नजरिया क्या है। क्या आपको टाइम का ये नया डेफिनेशन माइंड बेंडिंग लगा? अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स में बताना, और इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, भूलना मत, टाइम इन 60 मिनट्स बाय सर्जियो जेनोव्स, ये बुक को चेकआउट करना मत भूलना। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, आपकी टाइम की अंडरस्टैंडिंग ये बुक पूरा चेंज कर देगी और आपकी इमेजिनेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। So don't wait, go and check out now. As always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.